Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 25th August 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about Mercator map and protest raised against it by African Union. Important from our syllabus GS पेपर 1 ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू. क्या होता है मर्काटर मैप वो समझते हैं. देखिए, ये हमारा अर्थ है जो लगभग एक स्फेरॉइड शेप का है. लगभग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो एक एग्जैक्ट स्फेरॉइड तो है नहीं और अर्थ इज़ फ्लैटेंड नियर द पोल्स, इसलिए उसको ज़्यादा सही होगा कहना ऑब्लेट स्फेरॉइड, फ्लैटेंड नियर द पोल्स. लेकिन अब ये जैसे मान लीजिए हमारा अर्थ है नियरली एक स्फेरिकल शेप का है. इसको जब हम लोग एक प्लेन पेपर पे मैप के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं अर्थ के अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को, तो उसमें हम लोग करते क्या हैं. बेसिकली ये जो हमारे लॉन्गिट्यूड से हैं इनको ओपन करके पहले एक तरीके से सिलेंडर बना दिया जाता है और उसको फिर एक पेज के फॉर्म में इस तरीके से हम लोग ओपन कर देते हैं. सरल भाषा में कहें तो जिस तरीके से हमारा ग्लोब होता है वो हमारे अर्थ को लगभग नियर राइट तरीके से, जिस तरीके से हमारा अर्थ है वैसे दिखा देता है लगभग ग्लोब. लेकिन जब उसी अर्थ को हम लोग एक प्लेन पेपर पे से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो पोलर एरिया में जो ये पॉइंट है उसको ओपन करना होता है इस तरीके से, और इस तरीके से फिर जो अर्थ का मैप बन करके आता है ऑन प्लेन पेपर उसको कहा जाता है मर्काटर मैप. सो मर्काटर मैप बेसिकली सिलेंड्रिकल मैप विच इज़ अगेन ओपनड. आप ऐसे मानिए कि जैसे ये ग्लोब है इसको पहले ओपन करके सिलेंडर बनाया गया और फिर सिलेंडर को एक पर्टिकुलर जगह से खोल करके प्लेन पेपर में कन्वर्ट कर दिया गया, तो इसको कहा जाता है मर्काटर मैप. इट वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाय जेरार्डस मर्काटर इन 1569. जो हमारा रियल अर्थ है जैसा कि मैंने आपको कहा इट इज़ इन फॉर्म ऑफ ऑब्लेट स्फेरॉइड, बट जब इसको हम लोग फ्लैट सरफेस पे रिप्रेजेंट करते हैं तो होता है मर्काटर मैप. और उस प्रोसेस में होता क्या है, जब हम लोग अर्थ को एक मर्काटर मैप फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो बहुत सारे डिस्टॉर्शंस होते हैं. कुछ कंट्रीज़ जो काफ़ी छोटे साइज़ के हैं वो स्ट्रेच होकर के काफ़ी बड़े दिखने लगते हैं. फॉर एग्जांपल जो कंट्रीज़ पोलर एरियाज़ में होंगे या जो टेरिटरीज़ पोलर एरियाज़ में होते हैं वो जितने बड़े होते नहीं हैं रियलिटी में उससे ज़्यादा बड़े दिखते हैं, क्योंकि पोलर एरियाज़ के टेरिटरीज़ को स्ट्रेच किया जाता है इन मर्काटर मैप. और इस कारण से अलग अलग देशों की जो साइज़ की प्रोपोर्शन है आपस में वो बिगड़ जाती है ऑन मर्काटर मैप. इसी को लेकर के अफ्रीकन यूनियन ने हाल फिलहाल में ऑब्जेक्शन रेज किया है कि दुनिया भर के देशों को मर्काटर मैप को रिप्लेस कर देना चाहिए. दे मस्ट बी यूजिंग इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन मैप. मर्काटर मैप के अगेंस्ट एक कैंपेन शुरू किया अफ्रीकन यूनियन ने जिसका नाम है करेक्ट द मैप कैंपेन. अफ्रीकन यूनियन ग्रुप ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज़ ने मिल करके, अफ्रीकन यूनियन इज़ नोन एज ग्रुप ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज़, और उन्होंने ही ये करेक्ट द मैप कैंपेन लॉन्च किया है. अफ्रीकन यूनियन ने ये कैंपेन इसलिए लॉन्च किया है क्योंकि मर्काटर मैप पे अफ्रीका काफ़ी छोटा दिखता है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, जबकि रियलिटी में बात कुछ अलग है. फॉर एग्जांपल अगर अफ्रीका की बात की जाए ग्रीनलैंड की तुलना में तो मर्काटर मैप पे अफ्रीका और ग्रीनलैंड लगभग बराबर साइज़ के दिखते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि अफ्रीका इज़ अबाउट 14 टाइम्स बिगर दैन ग्रीनलैंड. अफ्रीका और यूरोप की बात की जाए तो लगभग अगेन दोनों बराबर साइज़ के दिखते हैं, बट रियलिटी में अफ्रीका इज़ अबाउट 3 टाइम्स बिगर दैन यूरोप. सेम इज़ ट्रू फॉर कनाडा, रसिया. ये कनाडा एंड रसिया इतने बड़े हैं नहीं एरिया वाइज जितने बड़े ये दिखते हैं. ये मर्काटर मैप में जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते हैं वहाँ के टेरिटरीज स्ट्रेच हो जाते हैं, पोलर एरियाज़ के टेरिटरीज जो हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं. तो रियलिटी में कनाडा या रशिया इतना बड़ा है नहीं जितना बड़ा वो मर्काटर मैप पे दिखता है. दे अपीयर टू बी ब्लोटेड. वहीं अगर इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन मैप देखा जाए
तो वहाँ पे चूँकि हमारा अर्थ जो है वो पोलर एरिया में थोड़ा सा फ्लैटेंड है, तो इस तरीके से बनता है कुछ इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन मैप। अर्थ पूरी तरीके से तो स्फेयर है नहीं, तो अगर हम अपने लॉन्गिट्यूड्स को स्ट्रेट ना बना करके, जो अर्थ के लॉन्गिट्यूड्स हैं उसको स्ट्रेट ना बना करके ऐसे कर्विकल बना करके एक मैप को प्रेजेंट करें, तो फिर बनता है इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन मैप, जिसमें लगभग हर एक देश जिस साइज़ का है उसी साइज़ का दिखता है। आप यहाँ देख सकते हैं ग्रीनलैंड अफ्रीका की तुलना में कितना छोटा दिख रहा है, जो सच्चाई भी है। आज इट इज़ इन रियलिटी वैसा ही दिखता है इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन में, जबकि मर्काटर मैप में दोनों बराबर साइज के दिखने लगते हैं। अब एक और बात समझते हैं, मर्काटर मैप, जैसे ये है आपका मर्काटर मैप। इस मर्काटर मैप में अगर आप एक जगह से दूसरे जगह जाना चाहते हैं, तो जो स्ट्रेट लाइन दिखता है मर्काटर मैप पे, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू गो फ्रॉम दिस प्लेस इन कनाडा टू दिस वन इन रसिया, तो ये जो मर्काटर मैप पे स्ट्रेट लाइन दिखता है, रियलिटी में वो स्ट्रेट होता नहीं है, वो असल में थोड़ा सा कर्विकल होता है। मर्काटर मैप में जो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होता है उसको कहा जाता है रंब लाइन। एंड इफ़ यू फॉलो रंब लाइन as per Mercator map, it is a straight line, but in reality it is curvical, and I hope you are able to understand it why। क्योंकि ये तो रियल मैप प्रोजेक्शन है नहीं, ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, रियलिटी में ये बिल्कुल स्ट्रेट तो है नहीं, रियलिटी में अर्थ तो गोल है। तो रियलिटी में जब आप इस लाइन के तरफ के थ्रू चलते हैं, असल में आप फॉलो करते हैं किस तरीके का कर्व। On Mercator map, this straight line between these two locations. In reality on globe, you are following this trajectory. तो जो दो पॉइंट्स मर्काटर मैप पे आपस में इस तरीके से रंब लाइन के थ्रू कनेक्ट किए जाते हैं, एंड इट अपीयर्स टू बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट। पॉइंट ये है कि मर्काटर मैप पे दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिखता है, वो रियलिटी में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उन दोनों पॉइंट्स के बीच में होता नहीं है। जैसे ये दोनों पॉइंट्स हैं, इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन ये होगा, जिसको कहा जाता है ग्रेट सर्कल रूट। लेकिन मर्काटर मैप पे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिखता है वो होता है रंब लाइन। Between these two locations, the shortest distance on Mercator map appears to be this line, but in reality it is not, क्योंकि ये तो distorted map projection है ना, right? रियलिटी में कहानी कुछ और होती है। रियलिटी में इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये है, जिसको कहा जाएगा ग्रेट सर्कल रूट। अब मर्काटर मैप का खूब इस्तेमाल होता था, मतलब 16th 18th से लेकर के 18th 19th सेंचुरी तक, जब तक ये जीपीएस सिस्टम वगैरह डेवलप नहीं हुआ था, जब तक मॉडर्न नेविगेशन टेक्निक्स डेवलप नहीं हुए थे। क्योंकि फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ से ये मान लीजिए कि अमेरिका में कोई जगह है, वहाँ से यूके में जाना है, ये ट्रैवल करना है, तो मर्काटर मैप के हिसाब से इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये है, ठीक है, जिसको क्या कहा जाएगा रंब लाइन। लेकिन असल में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, इसको कहा जाता है ग्रेट सर्कल रूट। वो कुछ ऐसा होगा, क्योंकि अर्थ असल में क्या है कर्विकल, लेकिन उसको हमने बनाया फ्लैट। तो ग्रेट सर्कल में बेसिकली शॉर्टर डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, जबकि रंब लाइन में लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। लेकिन रंब लाइन ऑन मर्काटर मैप अपीयर्स टू बी स्ट्रेट एंड शॉर्ट। तो बेसिकली रंब लाइन जो दिखता है ऑन मर्काटर मैप द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट, रियलिटी में वो होता नहीं है, रियलिटी में होता है ग्रेट सर्कल रूट। फिर भी समझिए कि मर्काटर मैप का फ़ायदा क्या होता था, क्यों पुराने ज़माने में यानी कि 16 से लेकर के 19 सेंचुरी तक नेविगेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। आपको यहाँ से यहाँ ट्रैवल करना है तो आप इस्तेमाल करेंगे एक इस तरीके के कॉम्पास का। अब कॉम्पास में आप सेट कर देंगे
कि मुझे जाना है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, और नॉर्थ ईस्ट में भी नॉर्थ में 30 डिग्री एंड ईस्ट में 60 डिग्री, ऐसा आपने सेट कर दिया, ऐसा आपने डायरेक्शन लगा दिया। नाउ यू जस्ट फॉलो दैट कॉम्पास में बनाया दिखाया हुआ डायरेक्शन एंड यू विल रीच द लोकेशन। तो मर्काटर मैप पे एक बार आप मर्काटर मैप को अगर फॉलो कर रहे हैं तो बेसिकली आपको एज ए सेलर, एज ए नेविगेटर एक बार कॉम्पास के हिसाब से डायरेक्शन सेट कर लेना है और फिर उसी डायरेक्शन को ट्रेस करते रहना है। यू विल रीच द डिज़ायर्ड लोकेशन। आपने एक बार सेट कर दिया 60 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट, एंड नाउ यू जस्ट कीप ऑन फॉलोइंग दैट। क्योंकि मर्काटर मैप में 2 पॉइंट्स के बीच में जो लाइन ड्रॉ होती है इसको कहा जाता है रंब लाइन। रंब लाइन फॉर्म्स सेम एंगल विथ ऑल द लॉन्गिट्यूड्स ऑफ मर्काटर मैप। ये जो एंगल है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल सब सेम है। तो आपको बस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एज पर द कॉम्पास जाते जाना है और आप रंब लाइन फॉलो करते रहेंगे और आप अपने डिज़ायर्ड लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। तो पुराने ज़माने में जब कॉम्पास के थ्रू नेविगेशन होती थी उस टाइम में मर्काटर मैप काफ़ी यूजफुल था। रंब लाइन फॉलो किया जाता था टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट एज यू नो कि रंब लाइन इज़ नॉट द शॉर्टेस्ट लाइन या शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द टू लोकेशंस। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लोकेशन इज़ ग्रेट सर्कल, बट सिंस अर्थ इज़ स्फेरिकल हम उसको दिखाते हैं एज प्लेन ऑन मर्काटर मैप, इसीलिए चीज़ें उल्टी लगती हैं। जो सबसे शॉर्ट होता है वो दिखता नहीं है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, और जो है वो दिख नहीं रहा है। ठीक है, जो दिखता है वो होता नहीं। तो रंब लाइन अपीयर्स टू बी शॉर्टेस्ट ऑन मर्काटर मैप बट इट इज़ नॉट। ग्रेट सर्कल appears to be bigger on Mercator map but it is in fact shorter। तो आज के टाइम में तो चूंकि हमारे पास जीपीएस सिस्टम है तो हम लोग तो जीपीएस लगा करके और ग्रेट सर्कल के अराउंड ट्रैवल कर लेते हैं व्हेन वी हैव टू कवर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। बट पुराने ज़माने में जीपीएस तो था नहीं, तो जो हमारे सेलर्स थे, नेविगेटर्स थे, वो एक डायरेक्शन सेट कर देते थे, इतना डिग्री नॉर्थ, इतना डिग्री ईस्ट, और फिर उसको फॉलो करते रहते थे। मर्काटर मैप के हिसाब से दे आर मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स दे आर मूविंग ऑन रंब लाइन एंड दे वुड रीच फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अदर डेस्टिनेशन विदाउट एनी प्रॉब्लम। उनको बार बार अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करना होता था। जैसे आपको पता है यहाँ से आप चले और आपको पहुँचना है इस लोकेशन पे, और आपको पहले से बता दिया किसी ने कि कुछ नहीं करना यार, कॉम्पास पे तुम 60 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट वाला सेट कर दो डायरेक्शन और उस चुपचाप से उस डायरेक्शन में मूव करते रहो। इफ़ यू नो दिस देन यू सेट ऑन द कॉम्पास एंड उसी को फॉलो करते 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 आप अपने डिजायर्ड लोकेशन पे पहुंच जाते थे। दिस इज़ रंब लाइन, ग्रेट सर्कल। मुझे पता है कि यहाँ तक तो आप सबको सब समझ आया होगा मर्काटर मैप क्या है और हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इक्वल अर्थ मैप। अफ्रीका को क्या प्रॉब्लम है वो भी आपको समझ आया होगा। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप समझेंगे तो, सोचेंगे तो समझ जाएंगे। मैं बस ये कह रहा हूँ कि मर्काटर मैप पे जो स्ट्रेट लाइन दिखता है वो रियलिटी में स्ट्रेट लाइन होता नहीं है, बट फिर भी उसको फॉलो करने का फ़ायदा ये होता है कि यू जस्ट हैव टू नो वन डायरेक्शन, यू कीप ऑन फॉलोइंग दैट डायरेक्शन। जैसे आपको यहाँ से यहाँ जाना है, आप चुपचाप से अपना कॉम्पास में ईस्ट डायरेक्शन मूव करते रहिए, आप यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे। जबकि रियलिटी में आपने ये ट्रैजेक्टरी ट्रेस किया है। प्लीज़ थिंक लिटिल बिट, यहाँ पे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईजिली। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सेरेबो टू डायग्नोज ब्रेन इंजरी, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। न्यूज़ ये है कि आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक नया पोर्टेबल डिवाइस लॉन्च किया जिसका नाम है सेरेबो। सेरेबो की मदद से रेडिएशन फ्री
ब्रेन की डायग्नोसिस की जा सकती है कि कहीं उस ब्रेन के अंदर किसी के कोई इंटरनल चोट तो नहीं लगी है। इट्स अ पोर्टेबल डिवाइस फॉर रैपिड रेडिएशन फ्री डायग्नोसिस ऑफ ब्रेन इंजरीज। इसमें नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल किया जाता है अलॉन्ग विद सम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स इन ऑर्डर टू डू स्कैनिंग ऑफ द ब्रेन। इट इज़ वेरी यूजर फ्रेंडली, इवन कोई अनस्किल्ड आदमी भी इसका इस्तेमाल करके आराम से किसी के ब्रेन की मैपिंग कर सकता है और देख सकता है कि कहीं ब्रेन के अंदर कोई इंजरी तो नहीं है। So that is why this Cerebo machine is considered to be very efficient, capable of detecting intracranial मतलब विद इन द ब्रेन ब्लीडिंग। ब्रेन के अंदर अगर कोई ब्लीडिंग हो रही है तो उसको डिटेक्ट करने में काफ़ी इफ़ेक्टिव मशीन है, एफिशिएंट, कॉस्ट एफिशिएंट भी है, टाइम एफिशिएंट भी है। तो इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर एक्सपेंसिव इमेजिंग रिक्वायरमेंट, जैसे सीटी स्कैन। अभी तक क्या होता था कि ब्रेन में अगर चोट लग गई तो उसको समझने के लिए कि का कोई इंटरनल ब्लीडिंग है या नहीं, कोई इंटरनल मेजर डैमेज हुआ है कि नहीं, उसके लिए सीटी स्कैन करना पड़ता था। लेकिन दिस मशीन सेरेबो डज अवे विद द नीड ऑफ सीटी स्कैन विच वॉज टाइम टेकिंग एज वेल एज कॉस्टली। भारत में ये ज़रूरी क्यों है, ये मशीन क्यों काम आएगी? क्योंकि भारत में बहुत सारे केसेस होते हैं हेड इंजरी के, बहुत सारे रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, कुछ तो फैटल होते हैं रोड एक्सीडेंट, लेकिन जो छोटे मोटे एक्सीडेंट्स भी होते हैं उसमें ये देखना बड़ा ज़रूरी होता है जल्दी से जल्दी कि क्या ब्रेन में कोई चोट तो नहीं आई है, ब्रेन में कोई इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं शुरू हो गई है। और इसमें ये सेरेबो मशीन काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, टाइम बाउंड फैशन में वो इंटरनल इंजरी को डिटेक्ट करने में हेल्पफुल रहेगा। अब सेरेबो मशीन के अंदर नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल किया जाता है एंड दैट इज़ वाई इट इज़ बीइंग कॉल्ड रेडिएशन फ्री। तो ये बात थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। देखिए, नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत क्या किया जाता है कि नियर इंफ्रारेड लाइट भेजा जाता है ब्रेन के अंदर और फिर वो लाइट जो है ब्रेन के अलग अलग टिश्यूज से टकराते हैं और रिफ्लेक्ट बैक होकर के बाहर निकल आते हैं। कुछ लाइट ब्रेन के टिश्यूज में एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं और इसकी मदद से फिर ब्रेन के टिश्यूज की एक इमेज बनाई जा सकती है और समझा जा सकता है कि अलग अलग ब्रेन टिश्यूज किस फॉर्म में है, कहीं कोई डैमेज तो नहीं हुआ है। तो बेसिकली बाहर से एक नियर इंफ्रारेड लाइट भेजी गई जो इस मशीन सेरेबो की मदद से किया जाता है और वो नियर इंफ्रारेड लाइट जो है उसमें से कुछ लाइट जो हैं वो हमारे टिश्यूज एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ लाइट्स को रिफ्लेक्ट कर देता है और उससे हमारे ब्रेन के अंदर की इमेज बन जाती है, कहाँ पे ऑक्सीजन है, कहाँ पे वाटर है, कहाँ पे हीमोग्लोबिन है। और इससे पता चल पाता है कि हमारा ब्रेन हेल्दी है या नहीं, कहीं ब्रेन के अंदर कोई इंटरनल इंजरी है या नहीं। सो एज आई टोल्ड यू, दिस रिफ्लेक्शन बैक ऑफ दिस नियर इंफ्रारेड लाइट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग ऑक्सीजन लेवल इन आवर ब्लड फ्लो एंड टिश्यू एक्टिविटी, कहीं कोई चोट तो नहीं है। अब ये जो नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब डिफरेंट एंगल पे जो लाइट हम स्केटर्ड होती है इंफ्रारेड लाइट और कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, इससे ही सेरेबो मशीन, इसी आइडिया का सेरेबो मशीन में इस्तेमाल किया जाता है। तो इट इज़ नॉन इन्वेसिव, ब्रेन के अंदर कुछ चीज़ नहीं डालना पड़ रहा है, नो इंजेक्शन, नो कट हैज़ टू बी डन। नॉन इन्वेसिव मतलब अंदर बॉडी के कुछ नहीं डालना पड़ रहा है, ऊपर से ही चेक हो रहा है। नॉन इन्वेसिव आप देख सकते हैं। रेडिएशन फ्री वर्ड पे हम फिर आएंगे। पोर्टेबल है मतलब हैंड हेल्ड है, इजीली मैनेजेबल बाय एनीबॉडी एंड इट इज सेफ फॉर इन्फेंट, प्रेग्नेंट वुमेन बिकॉज इट इज रेडिएशन फ्री। तो रेडिएशन फ्री वाली बात थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, इससे और कुछ नॉलेज मिलेगा हमें। यू सी, मेडिकल इमेजिंग में अलग अलग, जैसे हम एक्सरे तो काफ़ी बार हमने कराया होगा, आपने भी कराया होगा, तो एक्सरे में भी बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स की इमेजिंग करने की कोशिश की जाती है। और ज़्यादा डिटेल इमेजिंग करना है तो सीटी स्कैन किया जाता है। सीटी स्कैन में भी एक्सरेज का ही इस्तेमाल किया जाता है। एक्सरेज एंड गामा रेज विच आर बेसिकली यूज्ड फॉर मेडिकल इमेजिंग ऑफ आवर ऑर्गन्स विद इन, उसमें जो रेडिएशंस इस्तेमाल होते हैं एक्सरेज गामा रेज, दे आर हैविंग आयोनाइजिंग इफेक्ट। आयोनाइजिंग इफेक्ट मतलब जब वो हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं तो बॉडी के अंदर दे हैव एबिलिटी
to knock out some of the electrons out of atoms, they have ability to create ions, charged particles. तो इस पावर को कहा जाता है इन रेडिएशंस के आयोनाइजिंग इफेक्ट। जैसे हमारे बॉडी के अंदर वाटर है, और वाटर के अंदर से ये लोग इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं, उसको चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो एक तरफ नेगेटिव चार्ज हो गया, दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज हो गया। सिमिलरली ये जो रेडिएशंस हैं, एक्सरेज, गामा रेज, जो एक्सरे करवाते वक्त या सीटी स्कैन में इस्तेमाल होता है, सिंस दे हैव आयोनाइजिंग इफेक्ट, यानी कि वो चार्ज पार्टिकल्स क्रिएट कर देते हैं विद इन आवर बॉडी, दे ऑल्सो हैव डैमेजिंग इफेक्ट बिकॉज ऑफ देयर आयोनाइजिंग रेडिएशन। दे हैव कैपेबिलिटी टू डैमेज आवर टिश्यूज, ब्रेक डीएनए मॉलिक्यूल्स। बहुत बार इनका एक्सपोजर होने से, सीटी स्कैन या एक्सरे के बार बार एक्सपोजर होने से सेल माल फंक्शन भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है। और यही कारण है कि प्रेग्नेंट वुमेन को हम लोग जनरली, आप कभी भी किसी डायग्नोस्टिक सेंटर पे जाएंगे, वहाँ एक्सरे यूनिट एंड सीटी स्कैन यूनिट के बाहर बोर्ड पे साफ साफ लिखा रहता है कि प्रेग्नेंट वुमेन यहाँ से दूर रहें, इस एक्सरे सेंटर एंड सीटी स्कैन सेंटर से दूर रहें, क्योंकि वहाँ पे मेनली एक्सरेज एंड गामा रेज रिलीज होते हैं जिनका आयोनाइजिंग इफेक्ट होता है। आयोनाइजिंग इफेक्ट मतलब बॉडी के अंदर वो घुस करके हमारे बॉडी के अंदर के पार्टिकल्स को ब्रेक कर सकते हैं और उसको आयंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस, हमारे बॉडी के टिश्यूज़ को ब्रेक कर सकते हैं। अब जो एडल्ट लोग हैं उनके लिए तो ठीक है, उनका बॉडी थोड़ा बहुत इस तरह के आयोनाइजिंग इफेक्ट को बर्दाश्त कर लेता है, बट प्रेग्नेंट वुमेन के बॉडी के अंदर जो फीटस होता है दैट कैन बी डैमेज्ड व्हेन एक्सपोज टू सच आयोनाइज्ड रेडिएशंस या आयोनाइजिंग रेडिएशन। यही कारण है कि प्रेगनेंसी टेस्ट में फीटस कैसे डेवलप हो रहा है उसको समझने के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में साउंड वेव्स भेजा जाता है इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इंटरनल इमेज ऑफ द फीटस। साउंड वेव्स आर नॉन आयोनाइजिंग, हार्मलेस, इट इज़ सेफ फॉर बोथ मदर एज वेल एज बेबी। MRI स्कैन, CT स्कैन रेयर केस में किया जाता है इन प्रेगनेंसी, जब लगे कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, तो फिर उस केस में MRI स्कैन या CT स्कैन कहते हैं डॉक्टर्स, बट वो जनरली प्रेफरेबल होता नहीं है इन केस ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी टेस्ट में फीटस के डेवलपमेंट को समझने के लिए मोस्टली अल्ट्रासाउंड ही इस्तेमाल होता है। तो आइडिया सिंपल है, एक बार फिर से देख लेते हैं। सेरेबो में नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली उसमें नियर इंफ्रारेड लाइट भेजी जाती है और लाइट के स्कैटरिंग को स्टडी करने के प्रोसेस को कहा जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो नियर इंफ्रारेड लाइट जो है वो नॉन आयोनाइजिंग है, दैट मीन्स ये आयोनाइज नहीं करता बॉडी के इंटरनल पार्ट को, इसीलिए इसको कहा जाता है रेडिएशन फ्री, क्योंकि वो सारे वेव्स, एक्सरे या गामा रे जैसे वेव्स जो बॉडी के अंदर आयंस क्रिएट करते, उन्हीं को कहा जाता है रेडिएशन। सो दैट इज़ वाई नॉन इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज रेडिएशन फ्री, एंड दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी सिक्योर। इट कैन बी यूज्ड इवन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड इन्फेंट्स। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Next topic is about integrated air defense weapon system, important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. एयर डिफेंस सिस्टम होता क्या है पहले वो समझते हैं। देखिए, कोई भी एनिमी के तरफ से आने वाला एरियल थ्रेट, जैसे ये मान लीजिए फाइटर एयरक्राफ्ट है या कोई ड्रोन है या कोई मिसाइल है, उस एरियल थ्रेट को हवा में ही डिस्ट्रॉय करने वाले जो मशीन्स होते हैं उनको कहा जाता है एयर डिफेंस सिस्टम। एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर मेनली दो कंपोनेंट होगा, एक तो होगा रडार जो इनकमिंग थ्रेट को डिटेक्ट करे, और फिर होता है मिसाइल्स जो आने वाले थ्रेट्स को एयर में ही डिस्ट्रॉय कर दे, इंटरसेप्ट करके। सो डिटेक्शन बाय सर्वेलेंस रडार, ट्रैकिंग एंड देन रिलीज ऑफ मिसाइल्स इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय द इनकमिंग एरियल थ्रेट, उसको कहा जाता है इंटरसेप्शन। सरफेस टू एयर मिसाइल मेनली इस्तेमाल किए जाते हैं इन एयर डिफेंस सिस्टम, क्योंकि आने वाला जो एरियल थ्रेट है उसको एयर में ही डिस्ट्रॉय करना है, तो लॉन्च किया जाएगा मिसाइल को सरफेस से एंड इट हैज़ टू डिस्ट्रॉय द थ्रेट इनटू एयर इटसेल्फ। सैम, सरफेस टू एयर मिसाइल्स इस्तेमाल होती हैं।
अब भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी रोबस्ट है। अलग अलग तरीके के मिसाइल, राइट फ्रॉम लॉन्ग रेंज या बैलिस्टिक रेंज टू शॉर्ट रेंज मिसाइल्स भारत ने डिप्लॉय किए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया की अगर एयर डिफेंस सिस्टम की बात की जाए तो वी हैव बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स। बैलिस्टिक्स का मतलब आप समझते ही हैं, जो ऐसे मिसाइल्स जो ट्रैवल करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, जिनको एक बार थ्रस्ट दे दिया गया एंड देन दे ट्रैवल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, इनको कहा जाता है बैलिस्टिक मिसाइल्स। और बैलिस्टिक मिसाइल्स के अगेंस्ट डिफेंस करने वाले जो हमारा मिसाइल सिस्टम है उनको कहा जाता है बैलिस्टिक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम। जैसे पाकिस्तान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स अबाबील, शाहीन, ये सब बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं पाकिस्तान के पास। मान लीजिए वो पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स का मतलब दे फॉलो द बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी। मैंने लास्ट क्लास में भी जब अग्नि 5 के बारे में बताया था तो बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी के बारे में बताया था। जैसे बैट्समैन बॉल को हिट करता है तो बॉल टेक्स अ बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी। एक बार इनिशियल थ्रस्ट देने के बाद बॉल मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। सिमिलरली ऐसे मिसाइल्स जो एक बार थ्रस्ट दे दिया उसके बाद दे मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, उनको कहा जाता है बैलिस्टिक मिसाइल। उनके ठीक अपोजिट होते हैं क्रूज मिसाइल, विच कैन बी गाइडेड फ्रॉम द कंट्रोल सेंटर राइट थ्रू देयर जर्नी, उनको कहा जाता है क्रूज मिसाइल। तो उनके अंदर इंजन लगाता है, जैसे एयरक्राफ्ट्स होते हैं वैसा ही हो गया क्रूज मिसाइल, जो हवा में भी मनूवर कर सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल एक बार लॉन्च कर दिया तो अब वो एक पर्टिकुलर ट्रैजेक्टरी को ही फॉलो करेगा। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स के अगेंस्ट हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे पृथ्वी, पैड एंड एडवांस्ड एयर डिफेंस एड। पृथ्वी का कैसा है? इट कैन डिस्ट्रॉय अ बैलिस्टिक मिसाइल इन द एक्सोस्फेयर आउटसाइड द एटमॉस्फेयर इटसेल्फ, जबकि एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम कैन डिस्ट्रॉय अ बैलिस्टिक मिसाइल इनसाइड आवर अर्थ्स एटमॉस्फेयर, इंडोस्फेयर। उसके अलावा लॉन्ग रेंज, ये तो हो गए बैलिस्टिक मिसाइल्स के अगेंस्ट डिफेंस। फिर लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम में सबसे जो डायनामिक एंड वर्सेटाइल है हमारे पास मिसाइल, वो है S-400 ट्रायम्फ मिसाइल। इट इज़ पार्ट ऑफ इंडियाज़ एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें सरफेस टू एयर मिसाइल्स लगे हुए हैं। इनका रेंज है लगभग 400 किलोमीटर का एंड ऑल्टीट्यूड लगभग 30 किलोमीटर की हाइट तक ये लोग हिट कर सकते हैं। मतलब हाइट 30 किलोमीटर तक हिट कर सकता है, बट रेंज यानी कि जिस लेंथ तक जा करके, जिस डिस्टेंस तक जा करके ये एनिमी के इनकमिंग थ्रेट को डिस्ट्रॉय करेगा, वो लेंथ है 400 किलोमीटर, जबकि ऑल्टीट्यूड है 30 किलोमीटर, हाइट 30 किलोमीटर। 5 यूनिट्स ऑफ S-400 ट्रायम्फ मिसाइल्स इंपोर्ट किया है भारत ने रसिया से। तो रसिया के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करके, इसका ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर रसिया है और वहाँ से हमने S-400 ट्रायम्फ मिसाइल मंगाए हैं। द फर्स्ट यूनिट, अब ये 5 जो हैं वो बैचेज में आएंगे भारत में। जो पहला यूनिट ऑफ S-400 ट्रायम्फ मिसाइल है वो हमने पंजाब रीजन में लगाया है टू डिफेंड आवर टेरिटरी अगेंस्ट पाकिस्तान। S-400 ट्रायम्फ मिसाइल इतना डायनेमिक है कि एक बार में इट कैन ट्रैक 100 एयरबॉर्न टारगेट्स और एक बार में इट कैन टारगेट एटलीस्ट 6 ऑफ देम साइमल्टेनियसली। तो 6 अलग अलग तरीके के मिसाइल्स भी आ रहे हैं तो उनको एक बार में डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है S-400 ट्रायम्फ मिसाइल। इसके वर्सेटिलिटी के कारण ही इसको नाम दिया गया है सुदर्शन चक्र। फिर कुछ मीडियम रेंज वाले हैं जिसको कहा जाता है MR-SAM, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल से बराक 8 MR-SAM है, जो भारत ने इजराइल के साथ मिलकर के डेवलप किया। कुछ शॉर्ट रेंज वाले हैं, एकदम छोटे रेंज 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर वाले, जैसे आकाश, स्पाइडर, क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल। तो आकाश जो है वो भारत ने खुद डेवलप किया, स्पाइडर इजराइल से मंगाया हमने। क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल अगेन इंडिजिनस है, DRDO ने डेवलप किया है। उसके अलावा देयर आर एंटी ड्रोन्स ऑल्सो। अब आजकल तो ड्रोन्स से भी अटैक होता है। हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से कई सारे ड्रोन्स आ रहे थे, छोटे छोटे अनमैन्ड एयर व्हीकल्स। तो उनके अगेंस्ट डिफेंस के लिए है आकाश तीर सिस्टम विथ इंडियन आर्मी। उसके अलावा फ्यूचर में और एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए DRDO ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट कुसा, जिसके अंतर्गत और लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स डेवलप किए जाएंगे बाय 2028-29। फिर इस बार इंडिपेंडेंस डे स्पीच के दौरान 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया कि भारत की डिफेंस एजेंसीज लॉन्च करने जा रही हैं एक मिशन, जिसका नाम है मिशन सुदर्शन चक्र।
जिसमें अगले 10 सालों में 2035 तक भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा। तो प्रोजेक्ट कुसुम डीआरडीओ ने लॉन्च किया इन एसोसिएशन विथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड ऑल, जो भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं। मिशन सुदर्शन चक्र भारत सरकार ने अनाउंस किया है, जिसमें 2035 तक हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसको और ज़्यादा मॉडर्नाइज किया जाएगा और उसमें जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको और हाईटेक बनाया जाएगा ताकि स्ट्रैटेजिक, सिविलियन एंड रिलीजियस साइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके अगेंस्ट एनिमी अटैक। और अब प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को कहा कि सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च कर रहा है भारत। 2035 तक पूरा सोफिस्टिकेटेड जो हो जाएगा और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, अभी भी कई सारे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, लॉन्ग रेंज है, मीडियम रेंज है, शॉर्ट रेंज है, लेकिन और उसको डेवलप किया जाना है। और उसी कॉन्टेक्स्ट में मिशन सुदर्शन चक्र को इम्प्लीमेंट करते हुए पहला टेस्टिंग कर दिया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ हैज सक्सेसफुली टेस्टेड इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम ऑफ उड़ीसा कोस्ट। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम क्या है? ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है बड़ा यूनिक है। इसमें 3 अलग अलग तरीके के डिफेंस मैकेनिज्म लगे हैं टू गिव एयर डिफेंस टू इंडिया एंड इट्स टेरिटरी। 3 अलग अलग तरीके के वेपन्स लगे हैं जो इंटीग्रेटेड तरीके से काम करेंगे। जिसकी जरूरत होगी वो लॉन्च हो जाएगा ऑटोमेटिक तरीके से। पहले इनकमिंग थ्रेट को आइडेंटिफाई किया जाएगा इन द एयर और जैसी जरूरत होगी वैसी मिसाइल्स लॉन्च होगी। तो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम में वी आर हैविंग क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, एंड देन ये 2 मिसाइल सिस्टम है, एंड देन वी आर हैविंग हाई पावर लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। लेजर वेपन्स कैसे होते हैं? वो मिसाइल नहीं छोड़ते, वो बेसिकली हाई एनर्जी लेजर रिलीज करता है। हाई एनर्जी, वेरी कंसंट्रेटेड एनर्जी बीम रिलीज करता है इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय द एनिमी एंड इट्स इक्विपमेंट्स। तो ये जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम टेस्ट किया है डीआरडीओ ने, उसमें QRSAM है और वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है एंड हाई पावर लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम है। जिसमें लेजर वेपन सिस्टम में क्या होता है, हाईली फोकस्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोवेव्स हिट द टारगेट। सो ये तीनों इंटीग्रेटेड तरीके से रहेंगे और जरूरत पड़ने पे मतलब सिस्टम विल ऑटोमेटिकली डिसाइड विच टाइप ऑफ वेपन, QRSAM वेरी शॉर्ट रेंज या हाई पावर लेजर बेस्ड डायरेक्ट एनर्जी वेपन, कौन सा लॉन्च किया जाना है ये सिस्टम ऑटोमेटिक डिसाइड करेगा और लॉन्च कर देगा। तो ये मिशन सुदर्शन चक्र के डायरेक्शन में पहला सक्सेसफुल टेस्ट कर दिया है डीआरडीओ ने। ये आपको इस न्यूज़ से जानने को मिला। मिशन सुदर्शन चक्र के बारे में आप यहाँ देख सकते हैं। और ये जो हमने इंटीग्रेटेड डिफेंस एयर डिफेंस वेपन सिस्टम चेक किया है, टेस्ट किया है, उसके 3 तरीके के वेपन्स के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट, इस टॉपिक से रिलेटेड ये मेंस क्वेश्चन भी है। ये तो प्रीलिम्स क्वेश्चन हो गया, राइट? और यहाँ पे एक मेंस क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज एयर डिफेंस सिस्टम। सिंपल सा प्रश्न है कि डिस्कस द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम। तो पहले एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बता दीजिए, कुछ एग्जांपल दे दीजिए, फिर बताइए स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस में सबसे पहले बताइए कि 2 हॉस्टाइल नेबर्स हैं हमारे, पाकिस्तान एंड चाइना, उनके खिलाफ हमें कंटिन्यूअस सर्विलेंस चाहिए, इसीलिए हमें चाहिए एयर डिफेंस सिस्टम इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनी एडवर्सेरियल थ्रेट। और फिर बताइए कि भारत ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, उसमें मिशन सुदर्शन चक्र के बारे में बताइए। सुदर्शन चक्र के अंतर्गत ये जो रिसेंट टेस्टिंग की गई है इसके बारे में बता दीजिए। आपका आराम से 150 वर्ड्स का आंसर रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट मॉडल फ्रेमवर्क फॉर होम स्टेज, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। छोटा सा न्यूज़ है लेकिन मेंस में कहीं लिखा जा सकता है पासिंग रेफरेंस में कि टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए नीति आयोग ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसका नाम है रीथिंकिंग होम स्टेज, नेविगेटिंग पॉलिसी पाथवेज। इस रिपोर्ट की मदद से नीति आयोग हैज सजेस्टेड स्टेट गवर्नमेंट्स कि वो अपने यहाँ पे ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करें कि ज़्यादा से ज़्यादा होम स्टेज का कल्चर डेवलप हो, क्योंकि टूरिज्म बूम कर रहा है देश में, लोग खूब घूमना चाह रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ
ये जो रिजॉर्ट्स या होटल्स हैं दे आर बिकमिंग वेरी कॉस्टली। तो क्यों ना होम स्टे के कल्चर को प्रमोट किया जाए इन ऑर्डर टू सपोर्ट द राइज इन टूरिज्म, जिससे देश की इकोनॉमी भी बूस्ट हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो। इसीलिए नीति आयोग ने रिपोर्ट पब्लिश किया जिसमें नीति आयोग ने स्टेट गवर्नमेंट्स को सजेस्ट किया है कि दे शुड कीप लाइट टच रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। मतलब रेगुलेट तो करना है होम स्टेज को, भाई जिसको भी होम स्टे खोलना है उनको परमिशन लेना होगा स्टेट गवर्नमेंट से, तमाम रेगुलेटरी नॉर्म्स फॉलो करने होंगे। तो रेगुलेटरी नॉर्म्स तो फॉलो करने चाहिए इन ऑर्डर टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ द ट्रैवलर्स, बट एट द सेम टाइम अवॉइड ओवर रेगुलेशन। बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन भी नहीं लगाना है ताकि होम स्टे का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रॉस्पर कर पाए और फिर टूरिज्म को बूस्ट मिले। डिजिटल एम्पावरमेंट करना है, यानी कि सेंट्रलाइज्ड पोर्टल बना दीजिए जिससे होम स्टेज खोलने के लिए जो लोगों को अप्रूवल्स वगैरह लेने हैं, रजिस्ट्रेशंस कराने के लिए, कंप्लाइंसेस, वो सब कुछ ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन तरीके से हो पाए। एंड कैपेसिटी बिल्डिंग शुड ऑल्सो बी डन। जो लोग होम स्टे खोलना चाहते हैं उन लोगों की बेसिक ट्रेनिंग कि कैसे वो हॉस्पिटलिटीज़ कैसे की जाती है, कैसे लोग आएँ तो उनको सर्व करना है। बेसिक बेड एंड ब्रेकफास्ट कॉन्सेप्ट होता है होम स्टे में, तो कैसे उनको एक डिसेंट बेड प्रोवाइड करना है, कैसे सुबह ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करना है, कैसे लोगों को ट्रीट करना है, इन सब की एक बेसिक ट्रेनिंग भी हर एक स्टेट में लोगों को दी जानी चाहिए ताकि होम स्टे का कल्चर बूस्ट हो और टूरिज़्म को प्रमोशन मिले। ये जो रिपोर्ट नीति आयोग ने रिलीज़ किया है जिसमें होम स्टे के कल्चर को प्रमोट करने के लिए मॉडल फ्रेमवर्क सजेस्ट किया उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को, इट इज़ इन लाइन विद ड्राफ्ट नेशनल टूरिज्म पॉलिसी 2022, जिसके अंतर्गत भारत का लक्ष्य है कि इंडिया शुड बी टॉप 5 ग्लोबल डेस्टिनेशन बाय 2030। तो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए नीति आयोग ने ये होम स्टे रिलेटेड डायरेक्शंस रिलीज किए हैं। प्रिजनर्स डायलेमा एंड चिकन गेम से रिलेटेड जो है पहला स्टेटमेंट तो सही है। इन प्रिजनर्स डायलेमा म्यूचुअल कॉपरेशन यील्ड्स बेटर आउटकम बट म्यूचुअल डिफेक्शन mutual cooperation yields better outcome than mutual defection, but rational players still tend to defect। ये बात तो सही है, ऐसा ही कहा गया है प्रिजनर्स डायलेमा में कि स्टिल दोनों जो हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट कन्फेस कर लेते हैं। इन द गेम ऑफ चिकन बोथ प्लेयर्स चूज द एग्रेसिव स्ट्रेटजी लीड्स टू म्यूचुअल बेनिफिट। ये तो गलत है ना, व्हेन बोथ प्लेयर्स चूज एग्रेसिव स्ट्रेटजी देन दैट लीड्स टू कैटास्ट्रॉफी, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। मंडल डिज़ाइन में तो सर्कल एंड रेडियल सिमेट्री होती है। नेशनल स्पेस डे से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।